देखिए, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है और आज हम उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। ठीक है ना। चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता है रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम रिलेशंस को पढ़ेंगे। अब रिलेशंस के लिए आपको समझ में आना चाहिए जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था। 11th क्लास में जो आपने रिलेशंस पढ़ा है उसको हम आज थोड़ा सा समझ लेंगे और फिर उसके बाद रिलेशंस में छोटा सा टॉपिक है उसे करके फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं रह गई है क्योंकि वैसे तो ये चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो ये सिर्फ 4 मार्क्स का चैप्टर आएगा पेपर में। और उस 4 मार्क्स में से भी इस तरीके का शेड्यूल ही बनेगा कि 1+1+1+1 आ जाए या फिर 1+1+2 आ जाए। यही दोनों बन सकते हैं, यानी कि इस चैप्टर में मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन अब बनता है। 2 ही एक्सरसाइज रह गई है, एक में रिलेशन रह गया और एक में फंक्शन एज पर द न्यू सिलेबस 2020 का जो सिलेबस आया। तो रिलेशन को समझने के लिए बस पहली एक्सरसाइज कर लीजिए एनसीईआरटी से और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो, इससे पहले हम समझेंगे 11th क्लास का कुछ टॉपिक, जैसे कि आपने सेट्स पढ़े होंगे, है ना। तो सेट थ्योरी या सेट्स आपने पढ़े हैं। तो सेट क्या है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा है आपने। तो सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर a इज इक्वल टू कोई संख्या दे रखी है लाइक 1 2 3, ऐसी कोई बहुत सारी संख्याएं आपको दे रखी है, तो इसको हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ये सेट कहलाता है, उसके अंदर लिखी जाने वाली संख्याएं एलिमेंट्स कहलाती हैं। ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे एक एक एलिमेंट है, दो एक एलिमेंट है, तीन एक एलिमेंट है। और जो ये लिखने का प्रोसेस है इसे क्या बोला जा रहा है? इसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इस तरीके से डिजिट में लिखना रोस्टर फॉर्म कहलाता है, ठीक है ना। अगर रोस्टर फॉर्म डिजिट में लिखने को कहते हैं तो बिल्डर फॉर्म जो होता है उसका स्पेसिफिक तरीका है। जैसे इसी चीज को मैं बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। a इज इक्वल टू, यहां लिखा है x सच दैट x, उसके बाद इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। मैंने एक ही चीज लिखी है और का मतलब ये हो गया कि दोनों एक ही बात लिखी हुई है। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है तो ये जो दूसरी फॉर्म है इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपने सब चीज 11th में पढ़ी है, बस मैं रिकॉल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसी टॉपिक से जुड़ जाएगा हमारा रिलेशन और रिलेशन के बाद आ जाएगा फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये क्या है? बिल्डर फॉर्म है। ये क्या है? रोस्टर फॉर्म है। दोनों एक ही बात लिखी हुई है, बस फॉर्म अलग अलग है ना। अब देखो यहाँ पर इतना समझना है आपको कि ये क्या लिखा हुआ है। इसे कहते हैं हम कॉलन। क्या कहते हैं? COLON, कॉलन, है ना। ये दो जो बिंदु लगा रखे हैं और कॉलन से पहले जो भी लिखा होता है इसको ध्यान से समझना। इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब होता है सभी, यानी कि एक भी नहीं छोड़ना। यहां पर लिखा हुआ है एक्स, इसको हम सच दैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सच दैट। तो x सच दैट x, मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पहले वाले x का मतलब ये है कि फॉर ऑल x, फॉर ऑल x। अगर यहाँ x लिखा है तो x लिखना पड़ेगा। फॉर ऑल x सच दैट इस तरीके से है कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 4, यानी कि सारी संख्याएं लेनी है नेचुरल नंबर की जो कि 4 से छोटी है। तो सारी संख्याएं लेने को बोल दिया, तो सारी संख्या में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर जो हमने 11th में पढ़ा था ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक चीज और थोड़ी सी है 11th में जो पढ़ी थी, वो था हमारे पास क्या, उसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हो गया कि x, y, जैसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं उसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में x, y लिखते हैं और आगे वाली संख्या को बोला जाता है डोमेन, और ये जो पीछे लिखा हुआ y है इसे बोला जाता है रेंज।
ठीक है, तो डोमेन और रेंज आपको पता लग गया क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर आपको पता लग गया क्या होता है। तो यहाँ पर इस बार क्या होगा, जैसे पिछली बार जो था, पिछली बार आपको सिंगल एलिमेंट्स के लिए बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दे रखी थी, अब की बार आपको देगा ये क्या, रिलेशन में इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि उसने कहा कि a इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट, एक्स कोमा वाई सच दैट, और फिर उसके बाद यहां लिख दिया इसने, मैं क्वेश्चन के तरीके से ही चलूंगा, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 0। ये पहला ही क्वेश्चन है, इसी का एग्जांपल ले रहा हूं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर पहले क्वेश्चन को करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, मतलब को समझना जरूरी है। कॉलन से पहले जो संख्या होती है उसका मतलब हो गया, इसका मतलब है फॉर ऑल, फॉर ऑल, यानी कि सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए, एक भी ऑर्डर्ड पेयर आपको नहीं छोड़ना, इसका ये मतलब हो गया, एक भी वैल्यू आपको नहीं छोड़नी। कॉलन से पहले वाली संख्या का एक इंडिकेशन है, याद रखना, वो इंडिकेशन ही इसको स्पेसिफिक सेट थ्योरी बनाता है। अगर ये इंडिकेशन आपको ध्यान नहीं है या आप इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इस पर फोकस कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपको सही से समझ में नहीं आएगा, आप उसे गलत कर आएंगे। ठीक है ना, आप इसको जरूर लिखिएगा। उसके बाद इसने आगे भी अगर मैं कहूं तो आगे आपको बता देता हूं x और y की वैल्यू क्या है। यहां पर मैं बता देता हूं कि x जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस निशान का मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और कैपिटल N लिखने का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, कि x नेचुरल नंबर है। और ये भी लिख देता हूं लेस देन 10, अपनी मर्जी से लिख दिया मैंने कि 10 से छोटा लेस देन नंबर है, चलो 15 कर देते हैं इसे, लेस देन 15, या 10 ही कर देते हैं ना, क्यों 15 करें। चलो, ये मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बनाया है, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कॉलन से पहले मतलब फॉर ऑल, मतलब कि एक भी ऑर्डर पेयर नहीं छोड़ना है। और x जो है वो क्या है, x जो है वो नेचुरल नंबर है 10 से छोटा, तो 10 से छोटा x की वैल्यू क्या होगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, और 9 हो सकती है। आपको ये सारी ही संख्या लेनी पड़ेगी, अगर इन्हें सारी बोली है तो सारी लेनी पड़ेगी, बस ये याद रखना। तो यहां पर हम जब इसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, ये बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 3x माइनस का y इज इक्वल टू 0, एंड राइट साइड में जाएगा तो 3x इज इक्वल टू y। ओके, अब उसके बाद हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो किस तरीके से लिखा जाएगा, a इज इक्वल टू x की जगह पर, यानी यहां पर एक एक करके वैल्यू रखते चले जाओ, तो x की जगह पर अगर एक वैल्यू रखूंगा तो y की जगह 3, x की जगह 2 वैल्यू रखूंगा तो y की जगह पर आएगा 6, x की जगह पर अगर 3 वैल्यू रखूंगा तो y की जगह 9, 4 रखने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी 12, 5 रखने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी 15, 6 पे आएगी y की वैल्यू 18, 7 पे वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 21, और 8 पर वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 24, एंड 9 पर वैल्यू आ जाएगी 27। एक भी वैल्यू आपको नहीं छोड़नी है, सारी ही वैल्यू रखनी है। ये बात समझ में आ गई होगी, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि सारी ही वैल्यू रखनी है। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको करना होता है, और इसका कॉलन से पहले लिखी जाने वाली संख्या का एक अपना इंपॉर्टेंस यानी मीनिंग है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है ना, चलो तो आगे बढ़ जाते हैं, अगर इसको इग्नोर नहीं कर सकते तो आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास क्या हो गया, ये है आपके पास बिल्डर फॉर्म, ये है आपके पास रोस्टर फॉर्म। अब इस रोस्टर फॉर्म से ये जो बनी है कंडीशन, इस कंडीशन से बनते हैं रिलेशन। अब वो रिलेशन कैसे बनते हैं, उस रिलेशन को कैसे बनाते हैं, उसको हम समझेंगे अभी। ठीक है, तो ये तो मैंने 11th क्लास का बैकग्राउंड बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें 12th का कोई लेना देना नहीं था। इतना जो मैंने बताया, सेट थ्योरी आप पढ़ के आ रहे थे, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन 11th में भी पढ़ के आ रहे थे, उसमें ऑर्डर्ड पेयर भी आपने पढ़ा था, और उसके बाद मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया कि कॉलन से पहले वाली संख्या को क्या बोला जाता है, और इसको इग्नोर नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस बार मिलेगा। अब हम चलते हैं 12th क्लास में कि 12th में क्या दे रखा है। देखो, दो टॉपिक है, रिलेशन और फंक्शन। 12th में कुछ इस तरीके से दे रखा है कि अगर मेरे को a इज इक्वल टू देर आर सम एलिमेंट्स इन a 1 2 3, और इसका बिल्डर फॉर्म में लिख के मैंने बता दिया, तो r रिप्रेजेंट बाय द रिलेशन, r को क्या बोलेंगे हम, रिलेशन बोलेंगे। r को रियल नंबर से भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं और रिलेशन भी। रियल नंबर और रिलेशन में फर्क बता देता हूं, ये आपका रिलेशन है और ये आपका रियल नंबर है। रियल नंबर जो है वो ऐसे बोल्ड करके लिखा हुआ होगा,
आप किताब में देखोगे तो आपको रियल नंबर अलग दिख जाएगा, बोल्ड करा हुआ एकदम डार्क में, और रिलेशन जो है वो कभी भी बोल्ड करके नहीं लिखेगा। तो दोनों का मतलब समझ लेना। अब रिलेशन को इसने लिखा है a इंटू ए, या फिर a क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं इसे, मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई ए का मतलब a के सारे एलिमेंट्स रिलेट करते हैं a के एलिमेंट पे। समटाइम्स a के साथ रिलेशन बना सकता है, समटाइम्स वो रिलेशन b के साथ हो सकता है कि a के सारे एलिमेंट b यानी a सेट के सारे एलिमेंट रिलेट करते हैं b सेट के एलिमेंट से। तो b सेट के लिए आपको b की भी फॉर्म देनी पड़ेगी, यहाँ पर b को भी उसे देना पड़ेगा कि b के एलिमेंट्स क्या होंगे, तभी रिलेट कर पाएंगे। अगर नहीं दे रखा है तो आप a को a के साथ रिलेट करेंगे, यानी कि फिलहाल इसकी जो रिलेशन बनेंगे वो रिलेशन कितने होंगे, तो वो रिलेशन कुछ ऐसे होंगे। ए को रिलेट कर रहा है, ए को 2 बार लिख के दिखा देता हूं मैं आपको, और ये भी आपने 11th में जरूर सीखा होगा। रिलेशन कैसे बनता है, एक के साथ एक का रिलेशन होगा 1,1, मैंने बताया रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर में बनेंगे यहाँ पर, और उसके बाद 1,2, 1,3, 2,1, 2, 2 एंड 2, 3, उसके बाद 3,1, 3,2 एंड 3,3। ये आपके सामने बने रोस्टर फॉर्म में आर यानी रिलेशन। अब आपको ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ रिलेशन अलग अलग बातें हैं, याद रखना। मैं नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहा हूँ। तो रिलेशन एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं, ये बात पता है, यानी कि 2 वैल्यूज। और कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर 9 एलिमेंट्स हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन, पहले रिलेशन बनाना जरूरी है फिर नंबर ऑफ रिलेशन। कहता है नंबर ऑफ रिलेशन यानी r इज इक्वल टू, जो r है रिलेशन r से रिप्रेजेंट करेंगे 2 की पावर n। इतने रिलेशन बनेंगे, यानी कि अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 128 256 512। तो फाइनली 512 रिलेशन बन जाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आपको क्या दे रखा है, आपको a की वैल्यू सिर्फ 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं। a को रिलेट करता है, यानी x की जगह पर भी a लेंगे, या दूसरे शब्दों में कह सकता हूं डोमेन को भी मुझे a लेना है, डोमेन, और रेंज को भी मुझे a लेना है ना। और a की जगह पर b भी बोल सकता है, वो a और b में रिलेशन भी बता सकता है। अभी फिलहाल मैं a का a में रिलेट कर रहा हूँ, तो a को a में रिलेट करेंगे तो बेसिकली आपके पास कितने एलिमेंट्स आएंगे बनके, 9 एलिमेंट्स आएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और ये आपने मल्टीप्लाई करी होगी 11th में, नहीं करी तो कोई बात नहीं, मैंने करके दिखा दी। बहुत सिंपल मल्टीप्लाई है, 1 के साथ सारी संख्या लिखनी है एक एक करके, 2 के साथ सारी संख्या लिखनी है एक एक करके, और 3 के साथ सारी संख्या लिखनी है विद ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में x आगे होता है, y पीछे, डोमेन आगे होता है, रेंज पीछे। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, 12th में पूछ रहा है आपसे, कहता है कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। तो रिलेशन के लिए पहले एलिमेंट्स चाहिए, तो 2 क्यों लिखा, क्योंकि x और y की फॉर्म में ही रिलेशन बनेगा। ऑर्डर्ड पेयर x और y की फॉर्म में ही होता है। तो इसका मतलब x और y की पावर कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट थे रिलेशन में, 9। तो 512 रिलेशन बनेंगे। अब इन 512 रिलेशन जो फिलहाल 3 संख्याओं से बने हैं, अगर 3 के बाद 4 संख्या होती या 5 होती तो अलग अलग रिलेशन बनते। तो इन 512 रिलेशन में आपको सिर्फ 5 रिलेशन ध्यान से समझने हैं, और 3 रिलेशन आपके पेपर में आएंगे। उन 5 रिलेशन की बात करें तो एनसीईआरटी का आप पेज नंबर 2 निकालिए, वो पांचों रिलेशन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से आपके सिलेबस में बन कितने रहे हैं। इस पार्टिकुलर 3 एलिमेंट से 512 बन रहे हैं। ऐसे अलग अलग एलिमेंट से अलग अलग नंबर ऑफ रिलेशंस बनते हैं। तो आपको याद कितने रखने हैं, आपको आपके सिलेबस में कितने हैं, सिर्फ 5, ठीक है ना। तो उसमें से देखो रिलेशन एंड फंक्शन, ये चैप्टर आपके सामने है, पेज नंबर 2 मैंने निकाल लिया है, ये रहा टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो 5 रिलेशन से ध्यान रखने और टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो पहला रिलेशन जो इसके अंदर है वो पहली डेफिनेशन में दे रखा है, और उस रिलेशन का नाम है एम्प्टी रिलेशन। दूसरा रिलेशन, दूसरी डेफिनेशन दे रखी है उसकी, और उसका नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा रिलेशन आपको यहां पर दे रखा है रिफ्लेक्सिव, चौथा सिमेट्रिक, एंड पांचवा ट्रांजिटिव। डेफिनेशन 3 के अंदर ये दे रखे हैं आपको रिलेशन। तो बेसिकली रिलेशन के नाम कितने पढ़ने हैं आपको,
याद रख लेना, एक एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एक यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, एक रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एक सिमेट्रिक क्या होता है, एक ट्रांजिटिव क्या होता है। क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस पे आते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो अब हम इन पांचों को पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के पास चलते हैं। इंट्रोडक्शन इतना ही है इसका, क्वेश्चन यही है, मैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला जो रिलेशन हमारे पास आता है उसका नाम है एम्प्टी रिलेशन। आप साथ साथ लिखते चले जाना। एम्प्टी रिलेशन जो है यानी कि ऐसा रिलेशन जो बन ही नहीं सकता, मतलब है ही नहीं, इसे हम वॉइड भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, वॉइड, वॉइड रिलेशन। तो चलो इसमें चेक करते हैं वॉइड रिलेशन कैसे बनेगा। मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिख के देनी है, a इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में लिखना ही पड़ेगा आपको, और सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 वेयर x बिलोंग्स टू, या फिर x और y एक साथ भी लिख सकता हूं, x एंड y बिलोंग्स टू a। सेम जो क्वेश्चन मैंने आपको बनाया था अभी, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। क्या क्या कहा है मैंने कहा है कि आपको x और y की सीक्वेंस बनाने हैं, इस फॉर्म में लिखना है, और वो सारी संख्या लिखनी है जो बन सकती है इस रिलेशन से। तो इसमें x की जगह और y की जगह पर कोई वैल्यू रखनी है और उनका जोड़ कितना आना चाहिए, 7। तो वो x और y की वैल्यू कहां से लेनी है, आपको a से लेनी है। तो a की वैल्यू कितनी है जरा आपके सामने है, 1 से लेकर 3 तक की वैल्यू, और इसकी वैल्यूज जो ये सामने आपके लिखी हुई है ऑर्डर्ड पेयर में। तो फिलहाल आप बताइए मुझे कि अगर a की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तो आप x की जगह पर और y की जगह पर वैल्यू रखो, उसका सम जो है 7 आना चाहिए। आप अगर मैक्सिमम वैल्यू भी रखते हो ना 3 + 3, तो भी इसका सम जो है वो 7 के बराबर नहीं आएगा। मतलब कि ऐसा बनाना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा बन ही नहीं सकता। ये बात समझ में आती है आपको, ऐसा बन ही नहीं सकता, इसलिए तो ये एम्प्टी रिलेशन होगा, क्योंकि ऐसा कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे कंडीशंस कितनी बना सकते हो आप, ऐसे एम्प्टी रिलेशन कितने बना सकते हो, तो कोई स्टूडेंट तो इसे ऐसे लिखेगा, एक दूसरा स्टूडेंट इसे ऐसे लिखेगा कि सर मैं एक नया रोस्टर फॉर्म बना के बिल्डर फॉर्म बना के दिखाता हूं कि x सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। देखो उस बच्चे ने अलग करके दिखाया, एक बच्चे ने ऊपर वाला स्टेटमेंट को लिखा, एक ने दूसरे वाले को। ये भी एम्प्टी रिलेशन है और ये भी एम्प्टी रिलेशन है। तो इस तरीके से कितने एम्प्टी रिलेशन बना सकते हो आप, तो अनंत तक बना सकते हो आप, तो बहुत सारे, यहाँ 9 लिख लो या 10 लिख लो या 11 लिख लो या 12 लिख लो, अलग अलग संख्याएं लिखते चले जाओ और ये हमेशा बनता चला जाएगा। तो ऐसे कितने एम्प्टी रिलेशन बन सकते हैं, बहुत सारे। तो इन बहुत सारे एम्प्टी रिलेशन को एक नाम दिया और उसे क्या बोला, एम्प्टी। इस बहुत सारी सिचुएशंस जो आपने बनाई है, जो पॉसिबल ही नहीं है, हर चीज, ये भी पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इन सभी पॉसिबल नहीं होने वाले रिलेशन को क्या बोला गया, वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। और एक नाम दे दिया गया कि जो भी इस टाइप के रिलेशन बनाएगा, जो रिलेशन किसमें नहीं आएंगे, क्यों मिटाया, 2 सेकेंड, इसे मैं नीचे वाले को मिटा देता हूं, ऊपर वाला तो एम्प्टी रिलेशन का एक एग्जांपल आपका बन गया। तो ऐसी कंडीशन एम्प्टी रिलेशन होता है जो इस रोस्टर फॉर्म में है ही नहीं, यानी कि वो कंडीशन, ये जो रोस्टर फॉर्म आपके सामने है, ये यहां पर मिलेगा ही नहीं, देखो कहीं नहीं मिल सकता। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है, मिनिमम दे रखी है 2 और मैक्सिमम जो सम है इसका वो दे रखा है 6, तो 7 तो कभी आएगा ही नहीं। तो यानी कि जो रोस्टर फॉर्म में कवर नहीं हो पा रहा, ये स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करा पा रहा, वो क्या कहलाएगा, रिलेशन का पार्ट नहीं है, यानी कि R4 रिलेशन इसका हिस्सा नहीं है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। एम्प्टी रिलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना आपको, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। ये आपका सेकंड रिलेशन है, क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन के लिए हमें क्या समझना होगा, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब सब कुछ आना चाहिए। चलो मैं इसको पहले लिख के दिखा देता हूं। ये है a इज इक्वल टू, मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं ये सारे स्टेटमेंट्स, x कोमा वाई सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a।
ये निशान बिलोंग्स टू का है। इसका मतलब x और y तो a से लेना है, a आपके सामने है, और आपको कहता है उसका सम जो है 2 या 2 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो आप इसका जब रोस्टर फॉर्म बनाओगे, क्या बनाओगे? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में सारी संख्या आ जाएगी। देखो x की जगह पर पहले 1 लिखो, y की जगह पर 1 लिखो, x की जगह 1 लिखो, 1 2, फिर 1 3, फिर 2 1, फिर 2 2, इस तरीके से, फिर 2 3, फिर उसके बाद 3 1, फिर उसके बाद 3 2, फिर उसके बाद 3 3। ये जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं ये मेरे सामने, ये सब मैंने यहाँ से उठाए हैं, ध्यान रखना। मैंने x की जगह 1 लिखा, y की जगह 1 लिखा, x की जगह 1 लिखा, y की जगह 2 लिखा, x की जगह 1 लिखा, y की जगह 3 लिखा। ऐसे करते करते मैंने ये रिलेशंस बनाए। ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स बने हैं, एक भी नहीं छोड़ा मैंने, सारे लिखे, क्योंकि इसका मतलब बताया था मैंने क्या होता है, फॉर ऑल। तो आप देखोगे सारी सारी संख्या 2 या 2 से बड़ी है। देखो इसका सम करो 2 आएगा, इसका सम करो 3 आएगा, इसका सम करो 4 आएगा, इसका सम करो 3 आएगा, इसका सम करो 4, इसका सम 5, तो ऐसे करके 6 सम आएगा। तो बेसिकली जो सम आ रहा है, इनका टोटल आ रहा है, टोटलिंग हो रही है, वो 2 या 2 से बड़ी हो रही है। लेकिन आप गौर से देखोगे तो जो रोस्टर फॉर्म मैंने बनाया है और जो हमारा ये रिलेशन बना था, देखो ये देखो 1 1 1 2 1 3 दिख रहा है, ये जो इससे बना था, ये कंप्लीट वैल्यू मिलेगी। एक एक संख्या, नो एलिमेंट्स इसमें है तो नो ही एलिमेंट्स इसमें भी होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब जब सारे के सारे एलिमेंट्स जो आपके रिलेशन में बने हैं वो सारे के सारे आप बना दो, तो उसी बात को कहते हैं यूनिवर्स या यूनिवर्सल रिलेशन। तो क्या ये बात समझ में आ गई आपको, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन के एक भी एलिमेंट ना दिखे और यूनिवर्सल रिलेशन सारे एलिमेंट्स दिखे। तो आप गौर से देखोगे, जब मैं इसे आप किताब में लेके जाऊंगा तो ये 2 डेफिनेशन है, आप इसे डेफिनेशन को पढ़ लेना, डेफिनेशन से समझ में आ जाए बहुत अच्छा है। मैंने आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। इन्होंने भी एग्जाम्पल दे रखा है, ये रहे 2 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ हुआ, एक और भी दे सकता है ना। तो ये एग्जाम्पल दे रखा है इसने। तो समझ में आ गया आपको कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, ये तो पता होना चाहिए आपको बिल्कुल, वो क्वेश्चंस आएंगे इन 3 रिलेशंस पे, यानी कि ये जो स्पेसिफिक है ना, क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो आप एक एक करके इन तीनों को समझते हैं क्या होता है। कॉपी पे अब लिखते जाइए। 2 रिलेशन फिनिश हो गए, 3 रिलेशन और बचते हैं, फिर एक्सरसाइज पर चलेंगे। ये है हमारे पास सबसे पहला रिलेशन, मतलब अगर ऑर्डर में देखें तो तीसरा है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपको क्वेश्चन में, यानी कि रिलेशन आर बिलोंग करता है ए कोमा बी को, ए का मतलब क्या बताया मैंने? ए का मतलब बताया मैंने डोमेन, और बी का मतलब क्या बताया मैंने? बी का मतलब बताया रेंज। तो डोमेन और रेंज दे रखा है आपको। तो ये क्या कहा गया है कि अगर आर बिलोंग करता है ए कोमा बी को, यानी कि इस तरीके से बिलोंग करता है, तो आप क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव में पुट करेंगे बी की जगह पर ए। यानी कि अगर मैं कहूं तो आप पुट करेंगे रेंज की जगह पर डोमेन, रेंज को डोमेन बना देंगे। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्सिव जो है, ये मैंने सही नहीं लिखा ना, टी लिख दिया मैंने। जो रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पर मैंने टी बना दिया, ध्यान से समझ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव है ना। तो जो रिफ्लेक्सिव है, यानी कि रिफ्लेक्स करना जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है ना, बी आपके सामने, उस बी की जगह पर क्या बनाना है आपको? ए लिखना है। तो नया रिलेशन क्या होगा? देन द न्यू रिलेशन आर इज बिलोंग्स टू ए कोमा ए। बात समझ में आई आपको? अगला है हमारे पास फोर्थ पार्ट, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। और सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है उसको समझिए। तो देखो यहाँ पर अगर आपके सामने लिखा है इफ आर कोई रिलेशन है, और मैंने बताया रिलेशन कहाँ से बनता है? सेट से बनता है। अगर आर बिलोंग करता है ए कोमा बी, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर को, तो आपको पुट करना है ए की जगह पर बी एंड बी की जगह पर ए। यानी अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो ये हम करते हैं इसमें उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा मतलब
कि डोमेन की जगह बना देते हैं रेंज और रेंज की जगह बना देते हैं डोमेन और चेक करते हैं जो हमें गिवन क्वेश्चन है। याद रखना, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड है देन हमारे पास जो नई सिचुएशन होती है वो क्या होती है, आर बिलोंग करने लग जाता है बी कोमा ए को। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इफ सेटिस्फाइड, समटाइम्स ये सेटिस्फाइड होगी और समटाइम्स ये सेटिस्फाइड नहीं होगी। अगर ये सेटिस्फाइड कर रही है तो वो सिमेट्रिक है, और अगर ये सेटिस्फाइड नहीं कर रही है तो वो सिमेट्रिक नहीं। अब कैसे सेटिस्फाई होगा ये, तो वो क्वेश्चन बताएगा हमारा। पहले हम एक और रिलेशन ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे ही जाना है हमें। पांचवा है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा आर बिलोंग्स टू ए कोमा बी। आपको क्या करना है, आपको पुट करना है a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू द अनदर वैल्यू c। एक अलग से एक वैल्यू लेनी है जो सेटिस्फाई करती हो, उसे हम कहेंगे क्या, c। तो नया रिलेशन हमारे सामने जो बनेगा वो बनेगा r बिलोंग्स टू bc। ये हमारे पास नया रिलेशन बन गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सेटिस्फैक्शन कंडीशन कौन सी ढूंढनी है, हमें सेटिस्फैक्शन कंडीशन ये ढूंढनी है। ये कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी होगी, ये कंडीशन हमें बनानी है। याद रखना, जो सेटिस्फाई करे, ऐसा सी लेना है जो कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब चेक किसे करना है, चेक करना है हमें देन हमें चेक करना है कि क्या आर बिलोंग करता है एसी को। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं कि ए बी क्वेश्चन में दे रखा होगा, हम ए की जगह बी और बी की जगह सी रखेंगे तो बीसी हमारी एक नई कंडीशन बन के आएगी और वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन हम रखेंगे। तो हमें चेक क्या करना है, चेक करना है कि क्या ए और सी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, और अगर नहीं कर रहा है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। बस ये मैंने जो बात बताई इसको याद करिए, रखिए और इसको क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल करिए। किसी को ऑब्जेक्शन है तो पूछिए। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूं सीधा, आपको एक एक चीज समझ में आएगी जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। देखिए एक और लास्ट आप लिख लीजिएगा, इफ अ रिलेशन आर इज, अगर एक रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, then R is called equivalence relation। तो एक नाम और आएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अगर तीनों चीज है तो वो इक्विवेलेंस है। ये बात समझ में आ गई आपको। नाउ एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज हमें क्या कहती है। देखिए कहता है डिटरमाइन whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। आपको क्या डिटरमाइन करना है कि इनमें से जो रिलेशंस है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो R की वैल्यू आपके सामने दे रखी है, R फॉर रिलेशन, A की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है A की वैल्यू 1 to 14, और रिलेशन क्या दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिलेशन कहता है x, y यानी कि फॉर ऑल एक्स वाई सच दैट 3x माइनस का y इज इक्वल टू 0। इस टाइप का एग्जांपल अभी मैंने लिया ही था, बट अब ये क्वेश्चन आ गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपसे पूछा जा रहा है कि है या नहीं। क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा जा रहा है, 1 नंबर या मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ज्यादा टेंशन तो हमें लेनी ही नहीं है अब इस क्वेश्चन की। देखो फर्स्ट पार्ट है, सब जने साथ साथ करते जाओगे। पहले ए की वैल्यू इसने क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 1 2 3 एंड सो ऑन टू 13 एंड 14। ये तो क्वेश्चन में ए दे रखा है। उसके बाद आर फॉर द रिलेशन, एंड रिलेशन की वैल्यू आपको दे रखी है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ आगे बढ़ जाए तो आगे हमारे को इसकी रोस्टर फॉर्म के बारे में पता करना है। देखो रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे,
रोस्टर फॉर्म वैसे कह नहीं रहा है, लेकिन जरूरत भी नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ। पहले तो ये रिलेशन जो है, ये वाला रिलेशन, इसको देखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इस तरफ लेके जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू वाई। और याद रखना, इसमें नहीं बोला है लेकिन ये बात याद रखना कि जो ए का सेट है इसी में से बना है ये पूरा रिलेशन, रिलेशन बना ही ए सेट में से है। तो यहाँ पर x की और y की वैल्यू जो है वो a की वैल्यू से ही निकलेगी, यानी कि यहीं से निकलेगी। तो x की जगह पर 1 रखूंगा तो y की जगह कितना आएगा 3, x की जगह 2 रखूंगा, देखो यहाँ रख रहा हूँ मैं वैल्यूज, है ना। x की जगह पर अगर मैं 2 रखूंगा तो आंसर कितना आएगा आपके पास 6, और अगर x की जगह पर 3 रखूंगा तो 9, और 4 रखूंगा तो 12। अब x की जगह पर मैं 5 नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैंने x की जगह पर 5 रखा तो y की जगह 15 आ जाएगा, और 15 जो है वो हमारे a में नहीं है, यानी कि हमारा जो सेट दे रखा है उसमें ये वैल्यू बिलोंग नहीं करती। तो हम वहीं तक जाएंगे जहां तक बिलोंग करती है। तो ये मेरे पास बन गई रोस्टर फॉर्म। अब इसके बाद मैं चेक करूंगा क्या ये कंडीशन जो है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, पहले तो r बिलोंग करना चाहिए x, y। तो देखो r बिलोंग्स टू x, y, है ना, रिलेशन बिलोंग्स टू दिस सच दैट, इस तरीके से बिलोंग कर रहा है कि 3x जो है वो बराबर है y के। आप देख सकते हो मैं इसे इधर ले आया हूँ, 3x बराबर y। तो आप रिफ्लेक्सिव में क्या करते हो, पुट करते हो y की जगह पर x। क्या पुट करोगे आप, y की जगह पर x। अगर y की जगह पर x पुट करेंगे तो नया रिलेशन बन के आ जाएगा, और वो रिलेशन ये बनेगा कि r बिलोंग्स टू x, x सच दैट 3x इज इक्वल टू x। मतलब y की जगह पर मैंने x रख दिया। अब y की जगह x रख दिया तो देखा क्या ये दोनों बराबर है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर किस कंडीशन में हो सकते हैं, जब x की जगह पर 0 हो जाए, और लेकिन हमारे पास जो a दे रखा है, ये रहा a, इसमें कहीं पर भी 0 तो है ही नहीं, तो ये बराबर होने का एक भी चांस नहीं है। ठीक है ना, हालांकि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए, यहाँ पर एक भी चांस नहीं है। आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, आप इस रोस्टर फॉर्म का सहारा ले सकते हो। आप ऐसे लिखोगे, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, और क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करोगे, क्योंकि क्वेश्चन पहले सेटिस्फाई होना चाहिए। यस, दिस इज सेटिस्फाइड कंडीशन। दूसरे केस में भी यही वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको सेम। तो आप वैल्यू रखोगे तो 3 इंटू 1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो यानी कि सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। नेक्स्ट के पास चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक। बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, ध्यान रखना। फॉर सिमेट्रिक, अगर बात सिमेट्रिक की करते हैं तो सिमेट्रिक में क्या करना होता है, पहले तो r बिलोंग कहाँ करता है, बिलोंग्स टू x, y सच दैट 3x इज इक्वल टू y। आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू x की जगह y और y की जगह x। हर क्वेश्चन में यही करना है, याद रखना। बस ये कंडीशन हर क्वेश्चन में बदल जाएगी और इसी हिसाब से क्वेश्चन होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे खुद भी कर सकते हो आप। r बिलोंग्स टू y, x, यानी कि x की जगह y और y की जगह x रख दिया, तो नया रिलेशन जो बना वो बना 3y इज इक्वल टू x। अब चेक करते हैं क्या ये दोनों सेटिस्फाइड है। अब जैसे पिछला वाला केस जो था रिफ्लेक्सिव, वो देखते ही पता लग गया कि 3x कभी बराबर नहीं हो सकता x के। ये जब भी बराबर होगा जब x की जगह 0 लिखा होगा, बस, और कभी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो देख के भी नहीं पता लग रहा। तो जब देख के नहीं पता लग रहा तो इसीलिए तो रोस्टर फॉर्म बनाई थी, इसलिए तो हमारे पास वैल्यूज होती है। तो वैल्यूज से चेक करेंगे, ऐसे आप पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू ले सकते हो जो उस फॉर्म में होती हो, है ना। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, तो आप पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब इसी वैल्यू को, यानी कि इसको और इसको हम यहाँ रखने की कोशिश करेंगे। तो 3 इंटू वाई की जगह पर 3 है और x की जगह पर 1 है, और देखेंगे तो 9 इज नॉट इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे सो r इज नॉट सिमेट्रिक। सही है। अब इसी हिसाब से हम चलते हैं लास्ट रिलेशन की तरफ, और लास्ट रिलेशन क्या है हमारे पास, लिखेंगे फॉर r इज ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव कंडीशन। हम लिखेंगे फॉर
ट्रांजिटिव केस या कंडीशन। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है, देखो आर बिलोंग करना चाहिए एक्स कोमा ए कोमा बी को, जिस हिसाब से ए कोमा बी कह रहा है, नहीं एक्स कोमा वाई कह रहा था, सॉरी ए कोमा बी नहीं है, किसको कह रहा है बिलोंग करने के लिए, एक्स कोमा वाई, सच दैट किस तरीके से बिलोंग करेगा, रिलेशन क्या बनाएगा 3x इज इक्वल टू वाई, आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू जेड, मैंने बताया ना जेड एक अलग संख्या ले लेंगे हम, इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे एक नई संख्या, तो x की जगह पर हो जाएगा y और y की जगह हो जाएगा z और रिलेट हो जाएगा 3y इज इक्वल टू जेड। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड, ये तो हमारा क्वेश्चन है सेटिस्फाइड होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो फिर आगे बढ़ेंगे, अगर ये सेटिस्फाइड ही नहीं होती तो आगे ही नहीं जाएंगे, है ना। तो आगे बढ़ेंगे, देन हम चेक किसे करेंगे, चेक करेंगे r बिलोंग्स टू एक्स जेड को, और एक्स जेड को चेक करने का मतलब हो गया कि 3x इज इक्वल टू जेड। आप चेक कर सकते हो कैसे कर रहा हूं मैं, x की जगह पर यहाँ देखो x रहा और y की जगह पर यहाँ पर क्या हो गया z हो गया, तो देखो यहाँ पर मैंने y की जगह पर क्या लिख दिया z। तो इसको चेक करना है लास्ट वाले को, देखते हैं कैसे चेक होगा, क्योंकि इसमें तो देख के पता नहीं चल रहा, तो हम इसे पुट करके देखेंगे। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास नई कंडीशन होगी 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज सेटिस्फाइड कंडीशन, क्वेश्चन है तो सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। अब इसको देखेंगे कि क्या ऐसी कोई कंडीशन होती है जो इसको सेटिस्फाई करे, चेक करते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू तो 3 है ही, y की वैल्यू 3, तो z की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो सेटिस्फाई करे, z की वैल्यू 9 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 9। 9 अपनी मर्जी से हमें रखना है, अगर 9 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, अगर 9 रखते हैं तो सेटिस्फाई करेगा। और 9 कहां से आएगा, 9 आएगा हमारे a से, तो क्या a के पास 9 है जो हम ले रहे हैं, हाँ 9 है, देख सकते हो आप, जो a है वो 1 2 3 4, तो 9 भी इसमें जरूर आएगा, 9 है, ठीक है। तो हमने यहाँ चेक करा और हमारा 9 आ गया। तो नई नई कंडीशन जो बनी वो ये बनी कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, देखो 3 है, और z की वैल्यू 9 है। तो ये कंडीशन हमारे क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई कर रही है और हमारे इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या इसको सेटिस्फाई करा जा रहा है, चेक करते हैं। 3 इंटू 1 इज नॉट इक्वल टू 9, देख सकते हो 9 के बराबर नहीं है, लिखेंगे सो r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि ये जो यहाँ पर r था ना तो रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक था, और ना ही ट्रांजिटिव था। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सेकंड वाला पार्ट, ये थर्ड, सब में एक ही चीज है, आपको रिलेशन दे रखा है, सब में इसी तरीके से रिलेशन दे रखा है, सब में एक ही तरीके से बोला गया है, कुछ भी नया नहीं है। आपको 3 ऑर्डर पे चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव।